नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के थर्ड चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के क्वेश्चन आंसर्स को हल करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप भले ही किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हों या फिर आपके पास किसी भी प्रकाशन की पुस्तक हो, इस वीडियो लेक्चर में आपको सभी तरह के क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हल करने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आपने उस चैप्टर का अध्ययन किया हो। इस चैप्टर को पढ़ाकर मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर का अध्ययन नहीं किया है तो आपको YouTube पर सर्च कर लेना है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और उसके लास्ट में जोड़ देना है डिज़ायर पॉइंट। इतना लिखकर जब आप YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको YouTube के सर्च में ही ये चैप्टर मिल जाएगा। ये सबसे सरल तरीका होता है कि बस चैप्टर का नाम लिखिए, भले ही कोई भी चैप्टर हो, बस उस चैप्टर का नाम लिखिए और उसके लास्ट में डिज़ायर पॉइंट जोड़ दीजिए तो आपको वो चैप्टर मिल जाना है। तो ये सबसे सरल तरीका होता है किसी भी चैप्टर को पढ़ने का, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के भी इस चैप्टर का अध्ययन कर सकते हैं। चलिए, अब एक समस्या और होती है कि बच्चों के पास समय नहीं होता कि वो नोट्स लिख सकें, क्योंकि नोट्स लिखने में बहुत टाइम लगता है और बच्चे चाहते हैं कि सभी क्वेश्चन आंसर, सभी सेंट्रल आइडिया, सभी पोएम्स के क्वेश्चन आंसर, ये सब कुछ उन्हें एक ही स्थान पर मिल जाए और उनको लिखना ना पड़े। तो इसका भी हल है हमारे पास। आपको क्या करना है कि आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है। आपको प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पर डिज़ायर पॉइंट सर्च करना है। डिज़ायर पॉइंट ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए और फिर वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन आंसर PDF में फ्री में मिल जाएंगे ऐप पर। या फिर उससे भी सरल तरीका, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप प्ले स्टोर से हमारा डिज़ायर पॉइंट ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, चाहे वो ग्रामर के हों, चाहे चैप्टर के हों, चाहे क्वेश्चन आंसर के हों, और साथ ही साथ चैप्टर वाइज क्लासेस भी अभी वहाँ पर फ्री में चल रही हैं, तो वो भी आप पढ़ सकेंगे। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। ये देखिए, ऐसे ही ऐप पर है। आज हमने प्रिंट आउट निकाल लिया ऐप का, जो PDF है उसका हमने प्रिंट आउट निकाल लिया और हमने सोचा कि एक बार प्रिंट आउट से भी पढ़ा दें ताकि बच्चों के डाउट्स क्लियर हो जाएं कि आखिर ऐप पर नोट्स जो बने हैं वो किस तरह से हैं। तो इस तरह का नोट्स है। ये लेसन 3 है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसी तरह का एग्जैक्टली आपको ऐप पे मिलेगा PDF फॉर्म में। ठीक है, पूरा टाइप करके एकदम बढ़िया से। ये तो ब्लैक एंड वाइट है, वहाँ पे कलर में है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका। और जो ऑथर थे, जो लेखक थे, वो अंटार्कटिका कैसे पहुँचे। ठीक है, तो मैं ये मानता हूँ कि आपने इस चैप्टर का अध्ययन किया है, इसीलिए अब मैं आंसर्स बताऊंगा तो बहुत सटीक ना बताकर बस हल्के फुल्के स्तर पर आपको समझाऊंगा ताकि आप आंसर में क्या लिखा है ये समझ जाएं। चलिए, द ऑथर फाउंड हिमसेल्फ अबॉर्ड अ रशियन रिसर्च वेसल द अकादमिक सोकाल्स्की heading towards the coldest, driest, wildest continent in the world, Antarctica. He traveled over 100 hours in the combination of a car, an aeroplane and a ship. In this way, the author reached Antarctica. ये तो हमें ऑथर ने बताया था। ये चीज़ यहाँ पर जो लिखा है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लिखा है कि हमें ऑथर बता रहे हैं, चैप्टर में भी हमें ऑथर ने बताया था कि वो एक रूसी जलयान पर सवार थे जिसका नाम अकादमिक सोकाल्स्की था और वो संसार के सबसे ठंडे, सबसे सूखे और सबसे तेज़ हवाओं वाले अंटार्कटिका महाद्वीप की ओर बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, और उन्होंने हमें ये भी बताया था कि उन्होंने कार में, एरोप्लेन में और एक शिप में, यानी कार में, एरोप्लेन में और शिप में कुल मिलाकर 100 घंटे से अधिक की यात्रा उन्होंने की थी। ठीक है, चलिए, शिप मतलब जहाज, पानी वाला। ठीक है, व्हाट वाज द वंडर द ऑथर रियलाइज्ड रीचिंग अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका पहुंचकर ऑथर को कौन सा आश्चर्यजनक रियलाइजेशन हुआ, यानी कौन से आश्चर्य का अनुभव हुआ। तो यहाँ पर ये सबसे सरल तरीका है कि द ऑथर रियलाइज वंडर रीचिंग अंटार्कटिका व्हेन ही सॉ अंटार्कटिकाज। ये देखिए यहाँ पर डबल अपोस्ट्रॉफी है, सिंगल रहेगा, अपोस्ट्रॉफी यस ऐसा रहेगा। ठीक है,
अंटार्कटिका's एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजॉन। तो यहाँ पर तो सबसे पहले वो कहते हैं कि दक्षिणी महाद्वीप यानी अंटार्कटिका एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, एक्सपेंसिव विस्तृत सफ़ेद भूदृश्य, ठीक है, एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजॉन, और अनइंटरप्टेड मतलब अविरल, ब्लू हॉरिजॉन नीले क्षितिज को देखकर वो थोड़े से आश्चर्यचकित रह गए, ठीक है। और ही वंडर्ड एट इट्स इमेंसिटी, और मेन आश्चर्य उनको तब हुआ जब उन्होंने इसकी इमेंसिटी, इट्स आइसोलेशन, यानी उनको आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने उसकी विशालता और उसके अलगाव पर सोचा। बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। लेकिन उनको और भी ज़्यादा आश्चर्य इस बात पर था कि कैसे कभी वो समय रहा होगा जब भारत और अंटार्कटिका एक ही धरती के हिस्से थे। चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़िएगा, मैं बस हवाई फायर मतलब समझा रहा हूँ आपको, हवा में समझा रहा हूँ हर एक चीज़, कि बहुत ज़्यादा कठिन ना हो, चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। मैं ये मानकर समझा रहा हूँ कि आपने चैप्टर को पढ़ा है। अब मैं एक एक वर्ड एक्सप्लेन करने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज गोंडवाना, यानी गोंडवाना क्या था। तो 650 मिलियन ईयर्स अगो गोंडवाना वाज अ जिएंट अमेजमेंट साउथर्न सुपरकॉन्टिनेंट, इट सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। तो एकदम सीधा सीधा इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि 6 अरब 5 करोड़ वर्ष पहले एक विशाल जुड़ा हुआ दक्षिणी अति महाद्वीप गोंडवाना था, जो मोटे तौर पर आज के अंटार्कटिका के चारों ओर स्थित था। अगला प्रश्न है, हाउ इज़ द प्रेजेंट ग्लोब शेप्ड विच वी नो टुडे, यानी वर्तमान पृथ्वी ने कैसे आकार लिया जिसे हम आज जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट एंड द एज ऑफ मैमल्स गॉट अंडर वे, द लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे। यानी ये ऐसे समझ लीजिए कि जब डायनासोर समाप्त हो रहे थे और मैमल्स का यानी स्तनधारी प्राणियों का युग प्रारंभ हो रहा था, जो धरती थी वो देशों में अलग अलग बंटने के लिए मजबूर हो गई और पृथ्वी का बहुत कुछ ऐसा रूप बन गया जो आज हमारे सामने है या फिर जिसे हम आज जानते हैं। अगला प्रश्न, व्हाट कैन बी द माइंड बॉगलिंग थिंग अबाउट द हिस्ट्री इन द मिलियन ईयर्स। यहाँ पर सिर्फ ईयर है, यहाँ पे ईयर्स होगा, ठीक है। अगर आपकी बुक में नहीं है तो कर लीजिएगा। चलिए, ये प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि 10 लाख वर्षों में इतिहास के बारे में क्या विलक्षण चीज़ हो सकती है। माइंड बॉगलिंग मतलब जो दिमाग को भन्ना दे, तो ऐसी कौन सी विलक्षण चीज़ है जो हो सकती है। इसका आंसर देखिए, ये कहता है कि टू थिंक वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हीडिंग। ये सोचना कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। इट इज़ टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कैम्ब्रियन फोल्ड एंड कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सीड्स। यहाँ पर अगर प्री लगा लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक सेकंड, ये प्री लगा लीजिएगा, प्री उसके बाद डैश करके कैम्ब्रियन लिखिएगा, ठीक है। अगर कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सीड लिख ले तो भी सही है, गलत नहीं है, बट प्री लगा लेंगे तो थोड़ा सा हो जाएगा कि कैम्ब्रियन यानी कैम्ब्रियन युग के पहले की ग्रेनाइट चट्टानों से बने भूभाग को समझना, ठीक है। ओजोन एंड कार्बन, ओजोन और कार्बन को समझना। एवोल्यूशन एंड एग्जिक्शन, एवोल्यूशन और एग्जिक्शन, विकास और प्रलय को समझना। ऑल दैट कैन हैपन इन मिलियन ईयर्स, और ये सब मिलियन ईयर्स यानी आप ये सोचें कि ऐसा 10 लाख वर्षों में हो सकता है। इट कैन गेट प्रिटी माइंड बॉगलिंग, तो इससे दिमाग चकरा जाता है, मस्तिष्क चकरा जाता है, ठीक। तो एकदम स्पष्ट बात है यहाँ पर कि ये लाइन नहीं समझाई हमने आपको कि इट इज़ टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कैलेड्रियन फोल्ड्स एंड कैम्ब्रियन, ये प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सीड्स, यानी सीधा सीधा कि यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका अर्थ है कि पृथ्वी की मुख्य पर्वत श्रेणी की परतों के महत्व को और कैम्ब्रियन युग के पहले की ग्रेनाइट चट्टानों से बने भूभाग को समझना, ठीक है। इट इज़ टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कैलेड्रियन फोल्ड्स, इट इज़ टू अंडरस्टैंड समझना, अंडरस्टैंड मतलब समझना। ओजोन कार्बन ये बता ही दिया, एवोल्यूशन बता ही दिया, हैपन मिलियन से अगर कैन प्रिटी माइंड बॉगलिंग, तो चैप्टर को पढ़ाया है तो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज़ अ चिलिंग प्रॉस्पेक्ट फॉर द ऑथर। अब बहुत बड़ी बात है कि व्हाट इज़ अ चिलिंग, चिलिंग मतलब शीतलन, प्रॉस्पेक्ट मतलब संभावना। ऑथर
लेखिका के लिए चिलिंग प्रॉस्पेक्ट क्या था, यानी लेखिका के लिए शीतलन संभावना क्या है। चलिए यहाँ पर कहते हैं कि फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक एन ऑथर, यानी मेरे जैसे सूर्य पूजक दक्षिण भारतीय के लिए, 2 वीक्स इन अ प्लेस वेयर 90% ऑफ अर्थ लिखिएगा, उसके बाद अपोस्ट्रोफी सिंगल या सिंगल रहेगा, ये डबल हो गया है, टाइपिंग की मिस्टेक है, ठीक है। अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम आर स्टोर्ड इन द चिलिंग प्रॉस्पेक्ट फॉर मी, फॉर द ऑथर मी हमको दिख रहा था स्क्रीन पे, यानी सीधा सीधा कि उस स्थान में 2 सप्ताह रहना जहां संपूर्ण पृथ्वी का 90% बर्फ का भंडार है, एक कष्टकारी स्थिति है, ठीक है। चिलिंग प्रॉस्पेक्ट है। चिलिंग प्रॉस्पेक्ट मतलब लेखिका को कष्ट हो रहा था, भाई धूप में रहने की आदत है, हम लोग एकदम ठंडे प्रदेश में पहुंच जाएंगे तो आदत तो हमारी भी नहीं है, हम भी परेशान हो जाएंगे, तो वही चिलिंग प्रॉस्पेक्ट था, उनको वहाँ पे कष्ट हो रहा था, ठीक है। प्रश्न बहुत सिंपल है। अगला है कि व्हाट डज वन फील इन अंटार्कटिका, हाउ इज इट कैप्चर्ड विजुअली, अंटार्कटिका में कोई क्या महसूस करता है और उसे विजुअली यानी दृष्टिगत रूप से कैसे ग्रहण किया गया है, ठीक है। तो इफ़ वन वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स, देखिए डबल, यस ये डबल लग गया है, बस यही जो डबल हुआ है यही प्रॉब्लम है, बस ये एक रहेगा, ठीक है। अर्थ्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यदि हम धरती के प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को जानना चाहते हैं तो वी शुड विजिट अंटार्कटिका, तो हमें अंटार्कटिका जाना चाहिए। बाई विजिटिंग देयर द नेक्स्ट जनरेशन कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ आवर प्लैनेट, वहाँ पर जाकर जो हमारी अगली पीढ़ी है ना, वो हमारे प्लैनेट, हमारे पृथ्वी ग्रह के महत्व को समझ सकेगी। द अंटार्कटिका होल्ड इन इट्स आइस कोर्स 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस, यानी इसकी परतों में 5 लाख वर्ष पुराना कार्बन का रिकॉर्ड फंसा है। अगले प्रश्न पर अगर चले तो हमारा अगला प्रश्न है कि ये हो गया कैप्चर्ड विजुअली, व्हाट इज द अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ 12,000 ईयर्स, यानी 12,000 वर्षों के अंतराल के दौरान मानव जाति की क्या उपलब्धियां हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर अ पॉल्यूटेड 12,000 ईयर्स, इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैड मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रॉकर्स ईजिंग आवर डोमिनेंस ओवर नेचर विथ आवर विलेजेस टाउन सिटीज़ मेगा सिटीज़, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए यहाँ पे सीधा सीधा ये है कि मानव सभ्यता ने यहाँ पर मात्र 12,000 वर्ष बिताए हैं अभी, यानी हम केवल 12,000 वर्षों से यहाँ पर हैं, और इतने में ही हमने प्रकृति के ऊपर अपना अधिकार हमारे गांवों, कस्बों, नगरों और महानगरों के रूप में लिखा है, यानी हम हर जगह पर अपना अधिकार जमाते हैं कि ये हमारा शहर है, ये हमारा गाँव है, ये हमारा ज़मीन है, वो चीज़। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, हाउ कैन वी स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जाहिर सी बात है कि हम पृथ्वी के भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान को कैसे जान सकते हैं। हाउ अंटार्कटिका प्लेज अ सिग्निफिकेंस रोल इन इट, और अंटार्कटिका इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका कैसे अदा करता है या फिर कैसे निभाता है। तो इफ़ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन अर्थ्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर वी शुड विजिट अंटार्कटिका, यानी अगर हम पृथ्वी का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जानना चाहते हैं तो हमें अंटार्कटिका जाना चाहिए। अंटार्कटिका प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज it is the only place in the world which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in this respect। pristine को आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, ठीक है। pristine यानी यहाँ पर सीधा सीधा ये कहा गया है कि अंटार्कटिका, ये जो अंटार्कटिका है ये विशेष भूमिका इसलिए निभाता है क्योंकि यहाँ पर ये संसार का इकलौता ऐसा स्थान है जहाँ कभी मानव जाति नहीं रही, यानी वहाँ पर लोग नहीं रहते, और इसीलिए तुलनात्मक रूप से ये अपने प्रेस्टाइन को, अपने मूल गौरव को बनाए हुए है, ठीक है। चलिए आगे, अगला प्रश्न आपसे पूछता है कि व्हाट वाज द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, ये भी देखिए यहाँ पे रहेगा डबल और यहाँ पे डबल, ठीक है। स्टूडेंट ऑन द आइस प्रोग्राम, ये नीचे हो गया है, पता नहीं कैसे, टाइपिंग का हो सकता है प्रॉब्लम हो, या फिर स्कैन करते समय हमने वो क्या कहते हैं MS वर्ड पर निकाला था तो हो सकता है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई हो, ठीक है। व्हाट वाज द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम क्या था, प्रोग्राम क्या था। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम वाज टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट ऑन द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी सीधा सीधा कि ये जो बर्फ़ पर विद्यार्थी या फिर स्टूडेंट ऑन आइस नामक कार्यक्रम था, इसमें जो हाई स्कूल के बच्चे थे उनको संसार के दूसरे किनारों पर ले जाकर क्या करते थे, प्रोवाइडिंग देम इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, उन्हें प्रेरणादायक शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाते थे।
विच वुड हेल्प देम फॉस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लैनेट, जिससे उनमें एक नई चेतना का विकास हो और हमारे इस ग्रह के प्रति आदर उत्पन्न हो, जिसकी वजह से वो हमारे इस ग्रह के प्रति उनमें आदर उत्पन्न हो, यानी वो इस ग्रह का आदर करने लगे। ठीक है, चलिए, हु वाज जेफ ग्रीन, व्हाट डिड ही ऑफर्स टू स्टूडेंट्स। यहाँ पर प्रश्न है कि जेफ ग्रीन कौन था और उसने विद्यार्थियों को क्या प्रस्ताव दिया। ध्यान से समझिएगा, बहुत गर्मी है जहाँ पे मैं बैठा हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ। जेफ ग्रीन वाज अ कैनेडियन हु वाज अ टीचर एंड इंस्पायरिंग फॉर द स्टूडेंट्स, इंस्पिरेशन फॉर द स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको सीधा सीधा कि वो एक कैनेडियन थे, हु वाज अ टीचर, जो एक टीचर थे, और इंस्पिरेशन फॉर स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन थे। विद द प्रोग्राम द स्टूडेंट ऑन आइस, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम की मदद से ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन, वो भावी पीढ़ी को ऑफर कर रहे थे। और पॉलिसी मेकर्स की भावी पीढ़ी को ऑफर कर रहे थे, क्या ऑफर कर रहे थे, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, जीवन को बदल देने वाला अनुभव। एट एन एज, एक ऐसी उम्र में, व्हेन दे आर रेडी टू ऑब्जर्व, जब वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, लर्न सीख सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्ट, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो एक्ट कर सकते हैं, वो कोई भी काम कर सकते हैं। यानी हाई स्कूल की उम्र ऐसी उम्र होती है जब आप कुछ कार्य करने के योग्य होते हैं। ठीक है, चलिए, व्हाट वाज द रीज़न ऑफ द सक्सेस ऑफ प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस। आपसे पूछा जा रहा है कि स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम की सफलता का क्या कारण था। The program had been so successful because it was impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. ये प्रोग्राम इतना ज़्यादा सफल रहा क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये असंभव है कि आप साउथ पोल के आसपास कहीं जाएं और उससे प्रभावित ना हो। द स्टूडेंट हैड बीन लर्न अ लॉट विद द प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम की मदद से स्टूडेंट्स ने, विद्यार्थियों ने बहुत सारी बातें सीखी थी। ठीक है, What did Sokalsky the vessel manage when they reached at 65.55 degrees south? इसका भी आंसर नीचे लिखा है। और how many members reached at Antarctica and what did they find there? इसका भी आंसर नीचे लिखा है। अब इस चैप्टर को जिसने अच्छी तरह से पढ़ा होगा वो इन दोनों के आंसर समझ लेगा। ये होमवर्क है आपका, आप अंदाजिए अपने आप को कितना पढ़ा है आपने इस चैप्टर को। चलिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर चलते हैं। What was academic Sokalsky? What was its mission and how was it accomplished? चलिए, आपसे पूछा जा रहा है कि अकेडमिक सोकाल्स्की क्या था, उसका अभियान क्या था और वो कैसे पूरा हुआ था। तो अकेडमिक सोकाल्स्की वाज अ रशियन रिसर्च वेसल, वो एक रशियन रिसर्च वेसल था, खोज के काम में लगा हुआ जलयान था। इट्स मिशन वाज टू टेक ऑल द 52 मेंबर्स टू अंटार्कटिका सेफली अंडर द प्रोग्राम द स्टूडेंट ऑन आइस। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के तहत इसका मिशन था, इसका उद्देश्य था कि वो उन सभी 52 मेंबर्स को अंटार्कटिका सुरक्षित पहुंचाए। दिस प्रोग्राम वाज प्लान्ड बाय कैनेडियन जेफ ग्रीन, यानी इस प्रोग्राम को कैनेडियन जेफ ग्रीन ने प्रोग्राम किया था, प्लान किया था। ठीक है, दे वर टेकन देयर सो दैट दे कुड एक्सपीरियंस द अर्थ्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। उन्हें वहाँ पर इसलिए ले जाया जा रहा था ताकि वो धरती के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में समझ सके। दे माइट सेव एंड रिस्पेक्ट देयर प्लैनेट, और वो अपनी धरती को बचा सके और उसके प्रति उनमें आदर हो जाए। दिस प्रोग्राम द स्टूडेंट ऑन आइस हैड बीन सक्सेसफुल, ये प्रोग्राम जो था स्टूडेंट ऑन आइस ये सफल रहा। एट अंटार्कटिक सर्कल a 65.55 degrees south, the Sokalsky has managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between Peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. यहाँ पर देखिए, ये वाला आंसर यहाँ पे मिल रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, यहाँ पर एकदम सीधा सीधा ये है कि एट अंटार्कटिक सर्कल ऑफ 65.55 डिग्री साउथ, यहाँ पर कहते हैं कि अंटार्कटिका वृत्त से बिल्कुल निकट 65.55 डिग्री दक्षिण में द सोकाल्स्की हैज़ मैनेज टू वेज हरसेल्फ इनटू थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस बिटवीन पेनिनसुला एंड टैडपोल आइलैंड विच वाज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फ्यूदर। जो सोकाल्स्की था, उस सोकाल्स्की ने प्रायद्वीप और टैडपोल आइलैंड के बीच एक सफ़ेद बर्फ की पट्टी में स्वयं को फंसा लिया था। और विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फ्यूदर, यानी जिसकी वजह से हम और आगे नहीं बढ़ सके थे, या फिर आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि जिस वजह से हमारा आगे बढ़ना रुक रहा था।
द प्रोग्राम द स्टूडेंट ऑर्गेनाइज प्रोवाइडिंग देम विथ इंस्पिरेशन एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, यानी इस प्रोग्राम में बच्चों को प्रोवाइड किया जाता था क्या, इंस्पायरिंग प्रेरणादायक एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, शैक्षिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती थी विच वुड हेल्प देम फॉस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लैनेट। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि प्रोवाइडिंग देम इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, यानी यहाँ पर उनको प्रेरणादायक शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाते थे, और विच वुड हेल्प देम फॉस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लैनेट, यानी जिससे उनमें एक नई चेतना का विकास हो और वो हमारे ग्रह के प्रति आदर उत्पन्न हो उनके मन में, ये चीज़। अगला प्रश्न है व्हाट वाज गोंडवाना। गोंडवाना क्या था? व्हाट हैड हैपेंड फॉर 500 मिलियन ईयर्स, 500 मिलियन वर्षों में क्या हो चुका था। हाउ इज़ अंटार्कटिका हेल्पफुल टू फाइंड द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, और पृथ्वी का इतिहास जानने में अंटार्कटिका कैसे उपयोगी है। तो 650 मिलियन ईयर्स अगो गोंडवाना वाज अ जिएंट अमेजमेंट साउथ सुपर कॉन्टिनेंट। इसका मतलब सीधा सीधा कि 6 अरब 5 करोड़ वर्ष पहले एक विशाल जुड़ा हुआ दक्षिणी अति महाद्वीप गोंडवाना था, ठीक है। और साउथर्न कंटिनेंट इट वाज सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, और जो मोटे तौर पर आज के अंटार्कटिका के चारों ओर स्थित था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, चीज़ें उस समय बहुत अलग थी। ह्यूमन हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, यानी पृथ्वी पर अभी तक मानव नहीं आए थे। फॉर 500 मिलियन ईयर्स अगो गोंडवाना थ्राइव्ड, 500 मिलियन ईयर्स, यानी इसका सीधा सीधा मतलब 500 मिलियन सालों तक गोंडवाना थ्राइव्ड, गोंडवाना फलता फूलता रहा। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइड आउट, जब लेकिन ठीक उस समय जब डायनासोर्स का युग समाप्त हो रहा था, एंड द एज ऑफ मैमल गॉन अंडर वे, और मैमल्स का स्तनधारियों का युग प्रारंभ हो रहा था। द लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज शिपिंग द ग्लोब एज वी नो टुडे। जो धरती थी ना वो अलग अलग बंटने के लिए मजबूर हो गई, और पृथ्वी का बहुत कुछ आकार ऐसा बन गया जो आज हमारे सामने है। बाय विजिटिंग अंटार्कटिका वी कैन नो वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हीडिंग। अंटार्कटिका पहुंचकर हम ये जान सकते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। It is easy to understand the significance of Corallian folds and Precambrian granite seals, ozone and carbon evolution and extinction। ये मैं बता चुका हूँ, बार बार बताने से कोई मतलब नहीं। अगला प्रश्न, What is there on Antarctica? How is the ubiquitous silence uninterrupted there sometimes? प्रश्न का मतलब यहाँ पे कि What is there on Antarctica? अंटार्कटिका में क्या है। How is the ubiquitous silence interrupted there sometimes? और वहाँ पर कभी कभी सर्वव्याप्त शांति कैसे भंग हो जाती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रिंट आउट हम केवल यहीं तक निकाल सके, उसके बाद पेज ही ख़त्म हो गया। तो इसके आगे के जो क्वेश्चंस के आंसर है ना वो आपको ऐप पर मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको डिज़ायर पॉइंट ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। वहाँ पर आपको PDF में जाना है और सभी PDF यानी सभी नोट्स आपको PDF फॉर्म में फ्री में मिल जाएंगे ऐप पर। वहाँ से आप चाहें तो नोट्स बना लें, या फिर आपके पास नोट्स बनाने का समय नहीं है तो आप डायरेक्ट वहीं से अपने क्वेश्चंस के आंसर याद कर सकते हैं, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़िएगा, इस चैप्टर को, ठीक है, पढ़ा के अपलोड किया है तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से एक बार और पढ़ लीजिएगा ताकि कोई डाउट ना हो। अगर डाउट रहेगा तो क्वेश्चंस के आंसर याद करने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। हमने हर एक क्वेश्चन का आंसर आपकी बुक से ही लिखा है, हर एक वर्ड बुक का है, 1-2 वर्ड मेरे अपने होंगे, बाकी सब बुक के हैं। तो बहुत आसानी से आप याद कर सकेंगे अगर आप चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए, और क्वेश्चन आंसर, सेंट्रल आइडिया सब कुछ एक ही जगह पर पाने के लिए क्वेश्चन आंसर के नोट्स, सेंट्रल आइडिया के नोट्स, ग्रामर के नोट्स और चैप्टर वाइज क्लासेस पढ़ने के लिए डिज़ायर पॉइंट ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए। धन्यवाद।